हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर अपन बात करेंगे गोलीय दर्पणों की। तो इससे पहले अपन इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और परावर्तन के नियम भी अपन ने देखे। उसके साथ ही अपन ने पढ़ा था कि समतल दर्पण क्या होता है, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी अपन ने देख लिए थे। तो अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले तो मैं इनके उपयोग बताना चाहूँगा कि गोलीय दर्पणों का उपयोग कहाँ है, हम क्यों काम में लेते हैं, और क्या ज़रूरत ऐसी पड़ गई कि हम इनको यूज़ करें। ठीक है, तो कई बार सिचुएशंस अपने पास में ऐसी होती है कि किसी छोटी वस्तु को अपने को बड़ा करके देखना होता है, और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि किसी बड़ी वस्तु को अपने को छोटा करके देखना होता है। उस स्थिति के अंदर अपने पास में गोलीय दर्पण काम में आते हैं। ठीक है, लाइक हम समतल दर्पण का यूज जो है वो अपन जानते हैं। ठीक है, समतल दर्पण का यूज अपन जानते हैं, डेली यूज करते हैं उसका। तो अब समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो समान आकार का बनाता है, यानी कि बिंब के बराबर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। और बिंब का प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए काफ़ी बड़ा समतल दर्पण अपने को चाहिए। लेकिन कई बार अपने को बड़े बिंब का छोटा प्रतिबिंब बनाना होता है। लाइक जैसे कि अपन बाइक पर जा रहे हैं और हमें पीछे का दृश्य देखना है, और पीछे आ रहा है इतना भारी भरकम ट्रक। तो पीछे भारी भरकम ट्रक आ रहा है, तो समतल दर्पण अगर वहां पे मैं यूज करूं तो क्या होगा, वो बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा, यानी कि इतना बड़ा, इससे भी ज्यादा बड़ा लगाना पड़ेगा, जो कि अनकंफर्टेबल हो जाएगा अपने लिए। ठीक है ना, इसलिए हम चाहेंगे कि उस दर्पण का छोटा, यानी कि वो जो प्रतिबिंब है अपने पास में, जो ट्रक है, वो अपने को छोटा दिखाई दे। इसलिए वहां पर एक उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है, यानी कि बड़े बिंब का छोटा प्रतिबिंब उस कंडीशन में बन जाता है। ठीक है, तो आवश्यकता पड़ी अपने को उत्तल दर्पण की। इसी प्रकार से कई बार अपने को छोटे बिंब का बड़ा प्रतिबिंब बनाना होता है। जैसे कि कोई डेंटिस्ट है, वो दांत के अंदर कीड़े पड़ गए हैं और उसको उन कीड़ों को देखना है, या फिर दांत में कुछ खराबी आ गई है, कुछ परेशानी हो रही है, तो उसको देखने के लिए एक वो चम्मच आकार की क्या लेता है, जो अवतल दर्पण लेता है। उस अवतल दर्पण की सहायता से उस दांत को देखा जाता है, जो कि जूम होके दिखता है, जूम करने का काम करता है, वो बड़ा होके दिख जाता है उसको। तो उस स्थिति में अपने को अवतल दर्पण की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि गोलीय दर्पण जो काम में लिए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। यानी कि ये दोनों नाम अपने लिए अनभिज्ञ नहीं है, हम पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इनकी बात आपके सामने की है। क्यों हुआ, अपन ने ये देखा। तो गोलीय दर्पण जो क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या होगा, यानी कि गोलीय दर्पण इस प्रकार के दर्पण होते हैं जो कि गोलाकार आकृति के होते हैं, जिनके एक पृष्ठ पर तो क्या होता है, पॉलिश की हुई होती है, और दूसरा पृष्ठ जो होता है अपने पास में परावर्तक पृष्ठ होता है। गोलीय दर्पण अपने पास में क्या होता है, इस प्रकार के दर्पण होते हैं। इस प्रकार से ये गोलाकार पृष्ठ है जिनका, और एक पृष्ठ पर पॉलिश की गई होती है। ये एक पृष्ठ है जिसके ऊपर पॉलिश की है अपन ने, और दूसरा पृष्ठ ये है। तो ये जो पृष्ठ है ये क्या कहलाता है, अपने पास में पॉलिश किया हुआ भाग कहलाता है, पॉलिश किया हुआ भाग। जबकि जिससे अपन देखते हैं, जिस जगह अपने जिसके सामने अपने को बिंब को रखना है, वो कहलाता है अपने पास में परावर्तक पृष्ठ, वो कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। क्लियर बात। इसी प्रकार से एक और गोलीय दर्पण है, ये भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। तो ये तो है अपने पास में पॉलिश किया हुआ भाग, पॉलिश किया हुआ भाग, और ये है अपने पास में परावर्तक पृष्ठ। ठीक है ना, ये हो गए अपने पास में गोलीय दर्पण। अब गोलीय जो दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो मैंने पहले ही बना दिया है, ये जो है अपने पास में क्या है, अवतल दर्पण है, और ये क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है कि नहीं, दोनों का नाम वो चाहता तो एक्सचेंज कर सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं, यानी कि अपन ने पहले उसने क्या कर दिया, इन दोनों के नाम दे दिए। यानी कि इस दर्पण को तो नाम दिया उसने
अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इस दर्पण को नाम दिया उसने उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलो ये बात अपने को क्लियर हो जाती है। यानी कि ये तो हुआ अपने पास में अवतल दर्पण। गोलीय पृष्ठ के यानी कि गोलीय दर्पणों के दो भाग होते हैं अपने पास में, एक तो होता है अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण की डेफिनेशन अपन बना सकते हैं, यानी कि अवतल दर्पण की ये जो डायग्राम अगर अपन देख ले तो इसकी डेफिनेशन अपने को आसानी से क्लियर हो सकती है। तो तुम देखो कि गोलीय दर्पण, इस प्रकार का गोलीय दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर तो क्या हो, यानी कि जो बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश की हुई हो, और जो आंतरिक जो कवर्ड भाग हो, यानी कि ये जो इस प्रकार का भाग है, यानी कि इसको मैं अंदर मुड़ा हुआ भाग है, वो परावर्तक पृष्ठ हो, तो उसी को क्या नाम दिया गया, अवतल दर्पण नाम दिया गया। इसकी डेफिनेशन कोई ज़्यादा पूछता नहीं है, तो अपने हिसाब से अपन बना सकते हैं, या फिर इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा हुआ हो, ठीक है कि नहीं, बाहर की ओर उभरा हुआ हो। बहुत सारी डेफिनेशन अपने पास में बनती है, तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसी पृष्ठ को हम क्या, उसी दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे, और अंदर की तरफ पॉलिश की गई हो, यही दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसमें भी अपन ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, अंदर की ओर मुड़ा हुआ हो, उसी को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। या फिर याद रखने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं याद रखने के लिए, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत कंफ्यूज होता था सबसे पहले जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, तब मैंने देखा था कि उत्तल और अवतल में थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। ये क्या है, उत्तल की जगह अवतल हो जाता है और अवतल की जगह उत्तल हो जाता है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस याद रखने में आ जाती है। एक जैसे से अपने को दोनों नाम लगते हैं, तो मैं याद रख लेता हूं कि ये आदमी का सर है और सर के ऊपर क्या है, बाल है। ठीक है, यानी कि इसके सर पर तो क्या है, बाल है, इसका इधर सर है और बाहर की तरफ क्या है, वो बाल नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो समझ जाओ आप, क्लियर है ना। यानी कि इसके बाल हैं, इसके बाल नहीं है, या फिर मैं इसके बोल दूं कि इसके बालों का घनत्व कितना है, 0 है, तो मैं बोल सकता हूं ये। तो ये हुआ अपने पास में अवतल दर्पण और ये हुआ उत्तल दर्पण। क्लियर बात। तो दो प्रकार के दर्पण हो जाते हैं अपने पास में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अपन देखते हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि गोलीय दर्पणों को बनाते समय पे अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि गोलीय दर्पण अपन ने थोड़ा सा मोड़ दिया और वही उत्तल हो गया और अवतल हो गया, उसके अंदर कुछ एरर्स हो जाएंगे। क्यों होगी एरर, क्यों त्रुटि होगी उसके अंदर, क्योंकि कोई भी दर्पण हो, हमें पता है कि किसी भी दर्पण के द्वारा परावर्तन के नियमों की पालना होनी चाहिए, परावर्तन के नियमों को वो फॉलो करना ही चाहिए। परावर्तन के जो 2 नियम हैं वो दोनों नियम उस पर लागू होने चाहिए, तभी वो अवतल दर्पण जो दर्पण है वो परफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक क्या है अपने पास में, इसकी लिमिटेशंस है ना। ऐसे मोड़ दूं तो गोलीय दर्पण नहीं हुआ, उसको मोड़ना पड़ेगा अपने को वृत्ताकार फॉर्म में। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार फॉर्म में अपन मोड़ेंगे तो वो गोलीय अवतल दर्पण को अपन फिक्स अवतल दर्पण नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ एरर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो क्या क्या इनको कहा जाता है, तो सबसे पहले मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। ये तो अपन ने लिया अवतल दर्पण, ये अपन ने इसके ऊपर कर दी पॉलिश, कितनी सुंदर पॉलिश की है बताओ। और ये अपन ने ले लिया उत्तल दर्पण, या फिर इसके बाल नहीं है ऐसा दर्पण है ये। क्लियर है ना, इसके देखो बाल हैं बहुत सारे और इसके बाल नहीं है, या फिर अंदर है बाल। ठीक है, जड़ों के अंदर है, बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन सर के अंदर अंदर है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं ध्रुव की, ध्रुव जिसको P से दर्शाया जाता है।
ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे ही ध्रुव कहा जाता है। तो अपने पास में ये रहा गोलीय दर्पण इतना, ठीक है, इसका मध्य बिंदु ये रहा और इसका मध्य बिंदु ये रहा, तो यही क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। यानी कि क्या बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु जो है उसे ही अपन क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट, दूसरा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जिसको अपन C से दर्शाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोला जाता है, इसलिए इसको C से दर्शाया गया है। तो वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण को अगर मैं आगे की ओर बढ़ाऊं, ये गोलीय दर्पण है, इसको अगर आगे की ओर बढ़ाएं तो एक वृत्त प्राप्त होगा। क्या होगा, एक वृत्त प्राप्त होगा, ठीक है। और इस वृत्त का जो केंद्र प्राप्त होगा, अरे वृत्त होगा तो केंद्र होगा ही ना, ठीक है ना। तो ये वृत्त का जो केंद्र प्राप्त होगा, ये जो वृत्त का केंद्र प्राप्त होगा उसे ही वक्रता केंद्र कहा जाएगा, उसे ही क्या कहा जाएगा, वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्लियर बात। तो ये हुआ अपने पास में वक्रता केंद्र। यानी कि गोलीय दर्पण को आगे की ओर बढ़ाने पर जो वृत्त का केंद्र प्राप्त होता है, गोलीय दर्पण को आगे की ओर बढ़ाने पर जो वृत्त का केंद्र प्राप्त होता है वही केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब आप बोलोगे कि सर ये हम आगे थोड़ी बढ़ा रहे हैं, नहीं आगे बढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि आगे बढ़ाएंगे तो इतना वृत्त बनना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो उसका जो केंद्र प्राप्त होगा उसे ही अपन क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र पर बोलेंगे। यानी कि गोलीय दर्पण को आगे की ओर बढ़ाने पर, ठीक है, जो वृत्त का केंद्र प्राप्त होगा, यानी कि इसको बोलेंगे वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र जो होगा उसे ही क्या कहा जाएगा, वक्रता केंद्र कहा जाएगा। क्लियर, ठीक। तीसरा पॉइंट, इसको बोल देते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है कि गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो लाइन है उसी लाइन को क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष कहा जाएगा। यानी कि ऐसी रेखा, ऐसी एक्स जो कि ध्रुव व वक्रता केंद्र से गुजरती है, उसी रेखा को क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष कहा जाएगा। यानी कि ये होगा इस प्रकार से, ये होगी इसकी मुख्य अक्ष, इसको नाम दिया गया मुख्य अक्ष। यह है अपने पास में मुख्य अक्ष। इसके अंदर भी इस प्रकार से होगी, ठीक है। तो ये आई अपने पास में मुख्य अक्ष। क्लियर। तो ये हो गई अपने पास में मुख्य अक्ष, ठीक। अगला पॉइंट आता है अपने पास में मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है, फोकस नहीं है, क्या है, मुख्य फोकस है। क्या है, फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है कि गोलीय दर्पण, इसकी 2-3 डेफिनेशन अपन बना के देख सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन तो ये होती है कि परावर्तक पृष्ठ के सम्मुख, परावर्तक पृष्ठ के सम्मुख अगर कोई रेखा, परावर्तक पृष्ठ के सम्मुख अगर कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो मान लिया कि ये रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो टकराने के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेगी, मान लिया कि टकराने के पश्चात कहाँ जाएगी, यहाँ से, तो जिस बिंदु से गुजरती है या फिर जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। और मुख्य फोकस, जो फोकस है, यहाँ पे बहुत बड़ा किरदार निभाएगा। एक बार मैं वापस क्लियर कर देता हूँ कि परावर्तक पृष्ठ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा, परावर्तक पृष्ठ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा टकराने के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। तो ये कोई रेखा यहाँ से आएगी, ये देखो यहाँ आई और टकराने के पश्चात इधर से निकलेगी, तो ये जो बिंदु हुआ, यानी कि ये जो जिस बिंदु से गुजरी है F बिंदु, उसी को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। अब इसी प्रकार से परावर्तक पृष्ठ तो इधर है, परावर्तक पृष्ठ तो इधर है, यानी कि कोई प्रकाश की किरण इस दिशा से आती है तो टकराने के पश्चात इधर जाएगी वो, न कि इधर, ठीक है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बिंदु होगा F
जिससे जाती हुई प्रतीत होगी, जिससे जाती हुई प्रतीत होगी, तो वही बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये होता है मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, अब बात अपने को थोड़ी सी हो सकती है कि यहाँ पे मैं रे गुजार के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में हम उसको देखेंगे, रे को कैसे गुजारेंगे, कैसे मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी वो। या फिर अभी के लिए मैं ये याद रख लेता हूँ, अभी मुझे वो डेफिनेशन पता नहीं है, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि बिंदु P यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु है, ध्रुव वह वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु जो है वही क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ध्रुव वह वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु है, वही मुख्य फोकस कहलाएगा। अगर मध्य में नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दर्पण नहीं है, बस ऐसा दर्पण है, गोलीय दर्पण है जिसके अंदर एरर्स हैं, त्रुटि है। आई ना बात समझ में? यानी कि यहाँ पे मुख्य फोकस क्या हुआ, C व P का मध्य बिंदु, C व P का मध्य बिंदु, ये हुआ अपने पास में मुख्य फोकस। अगला आता है 5वां पॉइंट, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब मुख्य फोकस होता है, वास्तविक होता है, इसके बारे में भी अभी अपन चर्चा करेंगे कि क्या है ये चीज। अभी तो मैं सिर्फ इन दर्पणों से जो संबंधित मुख्य बिंदु हैं उनकी मैं बात आपको बता रहा हूं। यानी कि अपने को गोलीय दर्पण बनाते टाइम पे इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ताकि ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि परावर्तन के नियम की पालना होनी चाहिए हर कंडीशन में, तभी वो गोलीय दर्पण अच्छा दर्पण है, आदर्श दर्पण है। अदरवाइज मैं टेढ़ा बना दूं, उसको त्रिभुजाकार का बना दूं, किसी भी प्रकार का मैं बना दूं, तो इस प्रकार से वो टेढ़ा मेढ़ा इस प्रकार से बना दूं, तो परावर्तन के नियमों की पालना नहीं होगी। तो परावर्तन के नियमों की पालना नहीं होगी तो उस कंडीशन में हम उन दर्पणों को गोलीय दर्पण नहीं कह सकते। आई ना बात समझ में? यानी कि दर्पण अपने को ऐसा बनाना है जो कि परावर्तन के नियमों की पालना करे, और इन नियमों के अंदर पालना होती है, इन दर्पणों के अंदर परावर्तन के नियम की पालना होगी। जब मैं प्रकाश की किरणों को गुजारूंगा तो ये बात प्रूफ भी कर दूंगा। ठीक है ना, तो बने रहिए मेरे साथ। तो अब देखते हैं अपन फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दूरी, फोकस बिंदु की दूरी, किससे दूरी, बिंदु P से। किससे दूरी, बिंदु P से। यानी कि मैं बोल सकता हूं P और F के मध्य की दूरी, P व F के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल f से। P व F के मध्य की दूरी, यानी कि ये जो दूरी है ये मुख्य फोकस दूरी है, और यहां पे ये जो दूरी है ये भी क्या है, फोकस दूरी है। क्लियर बात? चलो, छठा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जिसको हम दर्शाते हैं R से, जिसको हम दर्शाएंगे कैपिटल R से। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मुझे पता है कि आपके माइंड में अंदर आ रहा हो गया है कि क्या होती है, P व C के मध्य की दूरी, यानी कि ये जो दूरी है ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। इसी प्रकार से ये जो दूरी है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या है। क्लियर बात? चलो, अगला पॉइंट है अपने पास में 7वां पॉइंट, जो कि है द्वारक। द्वारक, द्वारक क्या होता है अपने पास में? द्वारक का मतलब है कि ये जो अपने पास में गोलीय दर्पण है, ये जो गोलीय दर्पण है, ठीक है, उसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा, ये इधर वाला। तो इसका जो प्रभावी व्यास है ये वाली चीज है, ये मैंने A ले लिया, ये B ले लिया। परावर्तक पृष्ठ का जो गोलीय पृष्ठ है उसके जो परावर्तक पृष्ठ का प्रभावी व्यास है, ठीक है, तो प्रभावी व्यास जो कहलाएगा, प्रभावी व्यास जो कहलाता है वही कहलाता है द्वारक। वही क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। इसके अंदर तुम देखो, यानी कि यहां पे परावर्तक पृष्ठ तो ये रहा, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं, ये A है और ये ले लिया अपन ने B, तो इनको अगर मैं मिला देता हूं तो इसका व्यास तो प्राप्त हुआ ये, तो यही क्या कहलाता है, जो प्रभावी व्यास है, जो व्यास है AB जो है, AB जो प्राप्त हुआ है उसी को क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। क्लियर? अब देखो एक चीज मैं आपको नोट बता दूं आप लोगों को कि अगर मैं इस गोलीय दर्पण को इतना कर देता हूं, इतना बड़ा कर देता हूं, इतना बड़ा कर देता हूं,
ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अरे बाहर की तरफ बाल कर दिए इसके, बताओ अजीब सा लग रहा है तो ये अंदर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे भी अपन ने इस तरफ इसको बड़ा कर दिया है। तो अब क्या, अब आप बताओ क्या ध्रुव चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि जितना इधर बड़ा है उतना इधर इस साइड में भी बड़ा है। मध्य बिंदु तो होगा, क्या होगा? मध्य बिंदु। वक्रता केंद्र चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि केंद्र वृत्त तो वो का वही बनेगा, तो वक्रता केंद्र भी चेंज नहीं होगा, ये भी परिवर्तित नहीं होगा। मुख्य अक्ष परिवर्तित होगी क्या? नहीं, क्योंकि केंद्र से गुजरने वाली इसके बढ़ने से इस रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी नहीं, नथिंग। तीन बात समझ में, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो भी ये सी है। एफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एफ तो यही है, सी यहाँ है, इसको बढ़ा दिया अपन ने। अगर सी यहाँ है तो एफ भी तो यही होगा, इन दोनों का मध्य बिंदु ही तो है ये, तो एफ पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, फोकस दूरी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वक्रता त्रिज्या पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा? यहां पर जो प्रभावी व्यास है उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। तो पहला प्रभावी व्यास इतना था, ये वाला, जबकि इस बार जो प्रभावी व्यास है इस प्रकार से है, यानी कि द्वारक जो परिवर्तित हो जाता है। द्वारक क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। अगर गोलीय दर्पण का आकार बढ़ाया जाए, यानी कि उसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाया जाए तो बाकी चीज़ों के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सब सेम, सब जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होंगे, ये भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन जो आकार में वृद्धि हो जाती है, कम या ज़्यादा हो सकता है प्रभावी व्यास, यानी कि आकार बदलने पर सिर्फ एक चीज़ बदलती है, वो है द्वारक। अब अपन देखते हैं अगला पॉइंट। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पणों से किरणों के गमन के नियम, यानी कि कुछ नियम बनाए गए हैं जो कि इन गोलीय दर्पणों से गुजरती हैं जो किरणें। ठीक है, तो वो किस किस बिंदु से गुजरनी चाहिए, किस प्रकार से गुजरनी चाहिए, वो अपन देखते हैं। लेकिन एक बात का मुझे पता है कि जितनी भी ये किरणें गुजरती हैं वो सभी की सभी दर्पण से गुजर रही है, यानी कि दर्पण से टकरा के वापस निकल रही है, तो परावर्तन हो रहा है। यानी कि सभी स्थितियों के अंदर परावर्तन के नियम की पालना होनी चाहिए। ठीक है ना बात? यानी कि जितनी भी ये किरणें हैं सभी के अंदर परावर्तन के नियमों की पालना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से किरणों के गमन के नियम अपने को पढ़ने हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि अपने पास में जो दोनों गोलीय दर्पण हैं तो उसके अंदर जो किरणें जाएंगी तो किस प्रकार से परावर्तित होकर निकलेंगी, किधर जानी चाहिए। कुछ तो अपन सेंस ऑफ ह्यूमर से बता सकते हैं, लेकिन कुछ के अंदर अपने को जरूर दिक्कत आ सकती है। लेकिन उस कंडीशन के अंदर अपनी हेल्प करता है परावर्तन का नियम, क्योंकि दर्पण है भाई, और दर्पण जब है अपने पास में तो परावर्तन का नियम तो लागू होना ही होना है। आती ना बात समझ में? तो परावर्तन का नियम अपन लागू कर देंगे तब अपने पास में सारी की सारी जो किरणों को अपन समझ सकते हैं। यानी कि यहीं से मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझने वाला हूं आगे के पूरे लेक्चर का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किरणें कौन कौन सी गुजरती हैं, और यही किरणें मैं पूरे चैप्टर के अंदर यूज करूंगा। ठीक है कि नहीं? तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी कि कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलो अपन ले लेते हैं पहला गोलीय दर्पण ले लेते हैं। चलो अपन पहले तो लेते हैं एक अवतल दर्पण। ठीक, तो ये तो लिया अपन ने अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या लिया? मुख्य फोकस, और ये बिंदु P ध्रुव, और ये बिंदु F, और ये बिंदु C। क्लियर है ना? पहला पॉइंट है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये आ गई भाई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तुम देख सकते हो। तो टकराने के पश्चात वो किससे गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। और ये जो नियम है वो पहला नियम है। तो ये तो किरण है अपने पास में आपतित किरण, आपतित किरण, जबकि ये है अपने पास में परावर्तित किरण। क्लियर? तो ये हुआ आपतित किरण और ये हुआ परावर्तित किरण। यानी कि जब प्रकाश की किरणें
जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के पश्चात यह मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो मान लेता हूं कि ये अपने पास में जो समतल दर्पण है, ये अपन ने क्या कर दिया, इसको अवतल दर्पण बना लिया। तो ये जो भाग है, ये तो भाग है अपने पास में पॉलिश किया हुआ, और ये जो भाग है वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ। मानने में क्या जाता है, ठीक, जैसे तो लग भी रहा है। अब कोई प्रकाश की किरण अगर यहाँ पे आए, कोई तुम पत्थर मार रहे हो यहाँ पे, तो टकराने के पश्चात किधर जाएगा, इधर जा सकता है क्या वो? नहीं। सेंस ऑफ ह्यूमर से बता दो तुम, यानी कि यहाँ से जाएगा तो टकराने के पश्चात इधर से ही तो कहीं जाएगा। और किरण भी तो ऐसे ही है, किरण को भी तो ऐसे ही गुजारा, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार के पत्थरों से मिलकर ही बना हुआ है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि फोटोन से मिलकर ही बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये इधर से निकलती है। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पे परावर्तन के नियम की पालना हो रही है नहीं हो रही है, ये चेक करना भी आवश्यक है। कोण आई बराबर क्या होना चाहिए, कोण आर, और तीनों एक ही तल में। तो तीनों एक ही तल में जाएगी, इस प्रकार से गई तो ऐसे, तो ये तल हुआ, क्या हुआ, इस प्रकार का तल एक्स वाई तल। तो अब आई बराबर आर होगा या नहीं होगा, तो हम जानते हैं कि अगर अपने पास में जो गोलीय दर्पण होता है, हम जानते हैं कि गोलीय जो दर्पण है वो एक वृत्त की फॉर्म में बनेगा, यानी कि आगे वृत्त की फॉर्म में बनेगा ऐसे। तो ये जो केंद्र है उसका केंद्र है, और केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है वो अभिलंब की तरह कार्य करती है। ठीक, जैसे कि मान लिया अपने पास में ये वृत्त है, तो ये जो यहाँ पे है कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री। अगर ये यही है, यानी कि केंद्र से जो रेखा भी गई, ये जरूरी नहीं कि 90 का बनाए, ये कभी नहीं बना सकती, लेकिन जो रेखा केंद्र से जाएगी वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी ही बनाएगी, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे इस जगह पर हो, हर जगह पर वो क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि इस केंद्र से जो गुजरने वाली रेखा है वो अभिलंब की तरह कार्य करेगी। यानी कि यहां से अगर मैं डालता हूं, देखो ये, ठीक, तो ये कोण, ये तो आपतन कोण, अभिलंब व आपतित किरण के मध्य का जो कोण है वो तो आपतन कोण, जबकि परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होगा। यानी कि यहाँ तो परावर्तन के नियम की पालना हो रही है, यानी कि ये जो नियम है वो सत्य है, हम प्रूफ कर सकते हैं। मैं होता तो भी यही बताते और आप होते तो भी यही बताते। मुझे पता है, आपके ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे यही बताते आप लोग भी, ठीक है ना। तो यानी कि ये चीज़ अपन ने देखी। यही बात अपन क्या देखते हैं, उत्तल के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। ये तो अवतल में अपन ने देखा, हम देखते हैं उत्तल के अंदर। तो ये अपन ने लिया उत्तल दर्पण, तो ये लिया अपन ने उत्तल दर्पण, ये रहा, ठीक, ये है इसकी मुख्य अक्ष, और ये बिंदु P है, ये बिंदु F है, और ये बिंदु क्या है, C है। अब यहां पे कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब किरण आ रही है अपने पास में इस प्रकार से, ठीक है ना, ये किरण आ रही है इस प्रकार से। तो ये जो प्रकाश की किरण जा रही है, ये जो अपन ने ले लिया उत्तल दर्पण, तो यहां से टकराती है, ये यहां से टकराएगी। तो टकराने के पश्चात किधर जाएगी, इस साइड में। तो टकराने के पश्चात, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकती, इधर तो पॉलिश किया हुआ भाग है, और पॉलिश किए हुए भाग की तरफ जो किरणें नहीं गुजरती है, ठीक है। तो यहां से ये आपतित किरण हुई और टकरा के ये जाएगी इधर, ठीक है। तो ये जो किरण है ये तो है आपतित किरण, ये है आपतित किरण, और जबकि ये है अपने पास में परावर्तित किरण, ठीक। अब अपन चेक कर लेते हैं कि ये जो है, ये जो काम, यानी कि परावर्तन के नियम की पालना हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपतन जो कोण है, यानी कि यहाँ पे तुम देखोगे कि C से जाने वाली जो रेखा है वो अभिलंब की तरह कार्य करेगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये कार्य करेगी, तो ये कोण इसके बराबर होगा, यानी कि परावर्तन के नियम की पालना हो रही है इस कंडीशन में भी। आती है बात समझ में। ये तो पहला नियम हुआ इसका, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये गुजरती हुई प्रतीत हो रही है यहां से, ये गुजरती हुई प्रतीत हो रही है यहां से। ये परावर्तित किरण अपने को ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से जा रही है। आई बात समझ में। तो बात आती है सेकेंड पॉइंट हुआ अपने पास में। अब अपन देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट। अब हम देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये एक तो अपन ने देख लिया, सेकेंड अपन देखते हैं। तो ये लिया अपन ने अवतल दर्पण, ठीक, और ये ले लिया मुख्य, ये ध्रुव है, और ये ले लिया मुख्य फोकस, और ये बिंदु C। क्लियर है बात। हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा हो,
क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं तो आवाज़ हो सकती है वहाँ पे, तो उसको म्यूजिक समझ के एंजॉय करें। यहाँ पे ये जो दर्पण है, यहाँ पे अपन ने लिया है इस प्रकार से, ये बिंदु P और ये बिंदु F और ये बिंदु C। क्लियर बात? तो यहां पे अपन ने देखा है इसको, क्लियर है ना। अब अपन देखते हैं, तो हमने क्या किया कि जब कोई प्रकाश की किरण, एक तो पहला पॉइंट पढ़ा है इसके लिए, तो अब जो दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो दूसरी के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी के लिए इसका जस्ट अपोजिट की अपन बात कर रहे हैं, इसके जस्ट अपोजिट की बात कर रहे हैं। तो यहां पे मान लिया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो टकराने के पश्चात यह क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और यही इसका दूसरा नियम है। इसके अंदर भी इसी प्रकार से है, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, यानी कि ये गुजर तो नहीं रही है लेकिन प्रतीत होगी, तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये तो है अपने पास में आपतित किरण, और ये है अपने पास में परावर्तित किरण। इसी प्रकार ये भी है, ये तो है अपने पास में आपतित किरण और ये है अपने पास में परावर्तित किरण। ये लो हुआ अपने पास में। तुम देखना चाहो तो इसके अंदर भी परावर्तन के नियम की पालना हो रही है। तो ये अपन ने दो नियम अपन ने देख लिए। तीसरे नियम की अपन बात करते हैं। तो तीसरे नियम के अंदर अपन देख रहे हैं कि जब ये तीसरा अपन नियम देखते हैं तो ये अपन ने लिया अवतल दर्पण और ये बिंदु है P, ये बिंदु F और ये बिंदु क्या आया C आ गया। ये बिंदु F ये C। तो तीसरा पॉइंट है, अगर अपने पास में जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि अभिलंब की जो केंद्र से गुजर रही है रेखा वो अभिलंब की तरह कार्य करती है। और अभिलंब के अंदर अपन ने देखा था कि जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आती है तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो इसने कौन सा गलत काम किया? बात तो वही है ना, ये आ रही है उसी रास्ते से जा रही है, ये एकदम सीधी किरण है, जिस रास्ते आई उसी रास्ते से चली गई। तो यह आई अपने पास में आपतित किरण और ये हुआ अपने पास में परावर्तित किरण। क्लियर? यानी कि अपने रास्ते से रास्ता मतलब काम से काम रखती है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है इसको। तो अब यहां पे तुम देखो दूसरी बात अपन कर रहे हैं, यहां पे ये ले लेता हूं मैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के अंदर भी अपन ने इसी प्रकार से लिया है। तो ये बिंदु P लिया है और ये बिंदु F लिया है और ये बिंदु C लिया है। अब अगर कोई प्रकाश की किरण C से गुजरती हुई प्रतीत होती है, यानी कि ऐसे गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो टकराने के पश्चात वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये जो किरण है ये तो है अपने पास में आपतित किरण और ये जो किरण है ये है परावर्तित किरण। क्लियर बात? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण अपने को 3 नियम हो गए। तो चौथा नियम कौन सा है? तो चौथा नियम है अपने पास में, जब कोई प्रकाश की किरण, ये अपन ने लिया अवतल दर्पण, ठीक। तो अवतल दर्पण अपन ने लिया है इस प्रकार से, ये रहा अवतल दर्पण। ये बिंदु लिया P और ये बिंदु F और ये बिंदु C। क्लियर? तो अगर कोई प्रकाश की किरण बिंदु P पर जाती है तो जितने कोण पर गई उतने ही कोण पर वापस निकल के आ जाएगी। तो ये किरण कौन सी? आपतित किरण है और ये किरण कौन सी? परावर्तित किरण है। ठीक, ये परावर्तित किरण है। तो इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, ये अपन ने लिया उत्तल दर्पण। अब देखते हैं ये उत्तल दर्पण अपन ने लिया, ये तो बिंदु लिया P और ये बिंदु लिया F और ये बिंदु C। तो यहां पे कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित होती है तो टकराने के पश्चात वो इस मार्ग से लौट जाती है। तो ये है अपने पास में आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण।
क्लियर बात। तो अपने इन 4 किरणों के बारे में पढ़ा ही, इन 4 किरणों को ही अपन काम में लेने वाले हैं, ठीक है। तो पहला नियम तो क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजर जाती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम ये। दूसरा जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से गुजरती है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो यही है इसका दूसरा नियम। तीसरा नियम है अपने पास में, जब कोई प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र C से गुजरती है तो टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो C से गुजरने वाली रेखा है वो अभिलंब की तरह कार्य करती है, यानी कि अभिलंब हो गया इस प्रकार के। इसी प्रकार से यहाँ पे जब कोई प्रकाश की किरण कोण P पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, तो जितने कोण पर आपतित होती है, जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर वो वापस निकल जाती है, परावर्तित हो जाती है। यही इसका चौथा नियम है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारे नियम समझ में आ गए होंगे। तो 1-2 पॉइंट मेरे हिसाब से एक बात अपन बताना भूल गए हैं। तो इसके लिए तो मैंने ध्रुव बता दिया, मुख्य फोकस बता दिया, ये बता दिया, और इसके अंदर भी इसी प्रकार से होता है, ठीक है। ध्रुव ये हो गया, ध्रुव के बारे में बता चुका था। वक्रता केंद्र यानी कि इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो जहाँ पे मिले अपने पास में वही क्या होता है, वक्रता केंद्र। और ये रेखा मुख्य अक्ष, ये मुख्य फोकस, ये फोकस दूरी, और ये वक्रता त्रिज्या r, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है किरणों के गमन के नियम। और ये इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि हम ये पूरी की पूरी ये जो किरणें हैं यही किरणें अपन काम में लेने वाले हैं। मोस्ट जो मेरी फेवरेट है पर्सनल, एक तो ये है और ये है, क्योंकि हर जगह भी ये लागू हो सकती है। ये फेवरेट है मेरी, ये दोनों ही मेरी फेवरेट। 4 में से मुझे 2 ऑप्शन चूज करने तो मैं इन दोनों को चूज करूंगा, क्योंकि हमेशा यही मैं काम में लूंगा। चाहूँ तो ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, लेकिन इन दोनों से काम में चलाऊंगा। आई बात समझ में? तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अपन ने पढ़ लिया है। तो यहाँ तक अपन उसको पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं, और टेलीग्राम का लिंक अपन ने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहाँ से आप जाके नोट्स को डाउनलोड कीजिए और नोट्स बनाइए। और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और कमेंट करते रहिए ताकि हमारा हौसला यूं ही बना रहे। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।